नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार वासियों के लिए। यह कार्यक्रम हमने शुरू किया है जिसका नाम है अब की बार किसका बिहार। और गठबंधन सज चुके हैं, सीटों का ऐलान भी हो रहा है। आज पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। ताल भी अब ठोके जाने लगी है, लेकिन साथ ही साथ संशय के बादल भी मंडरा रहे हैं। प्री पोल मौसम है ये, अभी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, तैयारियां शुरू हुई हैं, अभी बटन दबने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन पोस्ट पोल सिनारियो को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अफवाहों का बाजार भी गर्म है। जेडीयू को क्या किनारे लगाने की कोशिश में है बीजेपी? एलजेपी के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है क्या? वो एलजेपी जो केंद्र में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीजेपी के कई बागी नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, अब वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और लड़ेंगे किसके खिलाफ? एलजेपी ने साफ कर दिया है, जेडीयू जहां जहां उम्मीदवार उतारेगी वो भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जबकि बीजेपी और जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व, और खास बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि देखिए, हमारे चेहरा, मुख्यमंत्री के चेहरा तो नीतीश कुमार है। नो इफ एंड बट नारा बुलंद किया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। और अब खबर यह आ रही है कि 20 रैलियां, 20 चुनावी रैलियां इस कोरोना काल में, इस संकट, संक्रमण, आपदा काल में भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार में चुनावी रैली करने वाले हैं। 20 चुनावी रैली करेंगे। तो ये मरहम लगाई जा रही है, अपने थोड़े से नाराज घटक को एस्वेज किया जा रहा है। ऐसे में आज का सवाल, क्या मोदी लगाएंगे नीतीश की नैया पार? चर्चा में मेरे साथ और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। एके वाजपेयी इनके घटक थे, अब नहीं हैं, अब ललकार रहे हैं। एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सफर शाशमी भी जुड़ेंगे, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और हमेशा की तरह मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में शामिल हैं। तो सुकेश, 20 रैलियां इस संकट काल में, संक्रमण काल में, और देखने वाली बात शायद ये भी होगी कि ये 20 रैलियां कहां पर की जाती हैं? जेडीयू के इलाके में ज्यादा रैली होती है या बीजेपी के इलाके में ज्यादा रैली होंगी? देखिए, डिफेंडर की भूमिका में है। पिछली बार नरेंद्र मोदी जब बिहार की धरती पे थे तो चैलेंजर की भूमिका में थे। इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी डुओ डिफेंडर की भूमिका में है। और ज्यादा दिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक घटक छिटक्कर और चला गया है और उसने कोऑप्ट कर लिया है मोदी को अभी तक कि हम मोदी, हमारे नेता हैं, हमारे विधायक जो जीतेंगे वो बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो जो जानकारी है वो ये है कि कुछ रैलियों में नीतीश और मोदी मंच साझा भी कर सकते हैं। वो एक मैसेज देने की कोशिश होगी। मैंने आपको पहले दिन बताया था, जिस दिन सीईसी की बैठक थी, कि ये नरेंद्र मोदी के स्तर से ये बात कही गई है कि हम एक प्रामाणिक, ईमानदार पार्टनर की तरह दिखें। ये गठबंधन एक कोहेसिव गठबंधन दिखना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले दिन जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, माफ कीजिएगा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बीजेपी ने ये स्पष्ट तौर पे कहा और वो बयान लिखकर लाया गया था कि जिसे नेतृत्व मंजूर नहीं है नीतीश कुमार का, वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो नहीं हो सकता। दूसरे दिन जब वीआईपी के साथ अनाउंस हो रहा था उनका अलायंस, तब भी ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही कि जो लोग एलजेपी का दामन थाम रहे हैं, हमारे यहां डिसग्रंटल्ड लोग जिनको टिकट नहीं मिली है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, कोई इफ एंड बट नहीं होगा। मतलब ये प्लेकेट करने की कोशिश है राजीव रंजन जी की पार्टी को कि हम एक नेचुरल अलायंस में हैं। ये परकोलेट करके नीचे तक जाना चाहिए। खबर, आपने वीआईपी का जिक्र किया, खबर शुरुआती दौर में ये आई 122 121 बीजेपी जेडीयू के खाते में, और 7 सीटें हमको दी जाएंगी जेडीयू की तरफ से, तो वो 115 पर लड़ेगी, और 6 दी जाएंगी वीआईपी को, तो 115-15।
बाद में ये फिगर चेंज हुई और वीआईपी को 11 सीटें दी गई। ये भी उनको प्लेकेट करने के लिए है क्या कि देखिए 115 पर आप लड़ रहे हैं, आप बिग ब्रदर हैं, हम 110 पर लड़ रहे हैं? इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह बात जरूर है कि 122 और 121 भी एक तरीके से नोशनल बिग ब्रदर की तरह है। लेकिन मैंने आपको कहा कि यह पुरानी बीजेपी नहीं है, ये नियो बीजेपी मैं इसको बोलता हूं, ये नई बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, ये अग्रेसिव बीजेपी है और ये लेसर पार्टनर बनके चलना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार चूंकि उनको एक नेता मिले हैं वहां, और मेरी जो जानकारी है शायद पर्सनल संबंध नीतीश कुमार और मोदी के अब अच्छे ऐसे हैं कि वो एक प्रामाणिक पार्टनर के तौर पे दिखना चाहते हैं। और इसको भी समझिए राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से शिवसेना का साथ छूट गया है, जिस तरीके से अकाली दल बादल बाहर चली गई है, शिरोमणि अकाली दल, तो वैसे में एक ऐसे पार्टनर जगन मोहन को लेकर आ रहे हैं। जगन मोहन को लेकर आएंगे, लेकिन जो 96 से लगातार साथ रहा हो उसके बीच अगर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाए तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी का वहां जाना, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करना, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी वाली बात ये होगी नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इलाके में जाते हैं कितना और अपने सीटों पर कितनी रैलियां। देखिए, प्रधानमंत्री की रैली ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां बीजेपी जेडीयू दोनों के कैंडिडेट लड़े, और मुझे लगता है वो टिल्टेड होगा जरूर जेडीयू के पक्ष में, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। वो पार्टनर है, वो नेता है बीजेपी के, लेकिन वो नेता है गठबंधन के भी। तो मुझे लगता है कि वो वहां जाएंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। वो क्या बोलते हैं सबकी निगाह उस पे है कि क्या वो कहते हैं कि एलजेपी को वोट देना वोट वेस्ट करना है। अगर वो ये कहेंगे इन एज मेनी वर्ड्स, तब शायद नीचे भी कार्यकर्ताओं को ये मैसेज चला जाएगा कि जो ये समझा जा रहा है कि बीजेपी कुछ लोगों को भेज दे रही है एलजेपी के पास कि आप चुनाव लड़ा लो, ये नूरा कुश्ती है, ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, उस पे विराम तब लगेगा। राजीव रंजन, आपके मन में जो कुलबुलाहट थी वो थोड़ी शांत हुई इस खबर के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी 20 रैलियां करने वाले हैं बिहार में? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब भी चुनाव होंगे प्रधानमंत्री जी एक परफॉर्मर हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश और दुनिया में सम्मान दिलाया, देश का नाम रोशन किया, और बिहार में नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है। जब दो ये परफॉर्मर्स एक साथ होंगे तो निसंदेह किसी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश बचती नहीं। और जहां तक एलजेपी का सवाल है, जो हमारे सूत्र कहते हैं, एलजेपी को तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था, और उस नंबर को लेकर के एलजेपी का नेतृत्व सहमत नहीं था। इसलिए किसी भीतर घात या किसी तरह के इस कयास को हम पहले ही इसको पूरी तरह से खारिज करना चाहेंगे कि इनको कहीं कोई संरक्षण रूलिंग अलायंस के किसी एक कंस्टिट्यूएंट नहीं। जो सुकेश कह रहे हैं राजीव रंजन, क्या आप प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर ये बात भी उनके सामने रखेंगे, दबाव बनाएंगे, बल्कि मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि देखिए जहां भी चुनावी रैली में जाएं आप कहें कि एलजेपी को वोट देना नुकसान होगा, आप अपने वोट को जाया करेंगे, एलजेपी के बारे में सीधी बिना लार लपेट का एक बयान आप चाहेंगे प्रधानमंत्री के मुंह से भी आए? देखिए, अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और उसके पहले भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता बिहार में चुनाव संचालन से जुड़े हैं, वो उनका कद काफी बड़ा है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो अलायंस के बाहर है उसके साथ कोई रहमदिल होने की जरूरत है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। बीजेपी के लोग तो जा रहे हैं ना, एलजेपी के उम्मीदवार बन रहे हैं, 3 तो बन चुके हैं, तीसरे चरण का नामांकन होते होते ये दर्जन भर से ज्यादा हो जाएंगे, वो बीजेपी के चेहरे होने वाले हैं। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो 115 सीटों पर लड़ रहे हैं, और 121 सीटें, 122 सीटें हमारे अलायंस को मिली हैं। हमारे गठबंधन को मतलब अगर आप कहें कि अगर हमारे खाते में हम पार्टी को जोड़ लें, अब तो ऐसे 4 पार्टियों का अलायंस बनते हैं, तो 122 सीटें हमारे पास है। ये जो 143 लड़ेंगे, ये 21 सीटें किसके खिलाफ लड़ेंगे? और उन्होंने राजू तिवारी को बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ उतार दिया है गोविंदगंज में। देखिए, अब ये खेल एकदम खुला खेल है। एक महत्वाकांक्षी नेता होना बुरा नहीं है, महत्वाकांक्षाओं के लिए जमीन भी होनी उतनी ही जरूरी है। अगर जनाधार नहीं है, जमीनी मुद्दों से आपका जुड़ाव नहीं है,
और आप चाहेंगे कि एटीएम में कार्ड डालें और पैसे निकल जाए, मुझे नहीं लगता है। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो पैसे नहीं निकलेंगे। और इसीलिए एलजेपी का ये जो पूरा खेल है, जो लोग जा रहे हैं, ये इस मौसम में हर दल में लोग जाते हैं और इनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। मौसम माकूल नहीं है क्या आपके लिए, एनडीए के लिए? मौसम वैज्ञानिक तो उनके पिताजी थे ना। हाँ। इनके पास अनुभव का अभाव है और बिहार को ये जानते ही नहीं है। अब तक पिता की छत्र छाया में उन्होंने सोने के चम्मच के साथ कदम रखा राजनीति में, और बहुत कुछ उन्हें मिल गया और अपने परिवार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। वो कुछ भी हो सकते थे। तो वो तो केंद्र में तो बने हुए हैं ना, राजीव रंजन केंद्र में बने हुए हैं। देखिए, वो तो सारी बातें आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ज्वाइंटली दोनों जब जिस समय एड्रेस कर रहे थे, दोनों पार्टीज के लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी जी और तमाम लोग थे, उसमें बिल्कुल साफ साफ ये बात ये हो चुका है कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और ऐसी स्थिति में उस पर बहुत ज्यादा चर्चा की गुंजाइश नहीं। पर आपने एक बड़ा बढ़िया पेंच निकाला है, उसको दोबारा से दोहराएंगे। आप ये देखना चाहेंगे 143 पर ताल ठोक रही है एलजेपी, तो 122 तो आपके खिलाफ उम्मीदवार उतार दे और उतारेगी, वो 21 बीजेपी के खिलाफ भी उतारेगी क्या? ये आप देखना चाहेंगे? और क्या उपाय है? 143 अगर लड़ना है, अगर 143 वो लगातार बोलते रहे हैं, तो बिहार विधानसभा में 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 122 सीटें हम लड़ रहे हैं। तो फिर 21 सीटों पर तो वो किसी न किसी के खिलाफ लड़ेंगे। वो केवल भारतीय एक वाजपेयी 21 सीटें, हाँ अभी आगे बढ़ाते हैं उसे। 21 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे आप? सीधा सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देते हैं ना। कहीं हमने बोर्ड पर टांग दिया 143 ही लड़ेंगे। अच्छा, 143 नहीं लड़ेंगे, अब 122 लड़ेंगे आप? ना, उसके साथ हमने स्टेटमेंट ये भी दी है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेंगे, ये भी तो दी है ना। तो मतलब 110 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? अरे भाई, अभी हमारे तो मतलब 133 हो गया आंकड़ा, 143 की जगह 133 हो गया। स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 42 सीटों का हमने अनाउंस कर दिया फर्स्ट फेज। हाँ, अब हम बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं? बिल्कुल, ये पक्का है। ये पक्का है तो 133 हो गया ना। ये पक्का है। ये गलत जानकारी दे रहे हैं। क्या गलत जानकारी दे रहे हैं? जो इनके गोविंदगंज से विधायक हैं, वो बीजेपी की सीट है, इन्होंने उनको घोषित कर रखा है। अभी कहां घोषित कर दिया? किसने घोषित कर दिया? अभी अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। उनकी टिकट फाइनल है। आपको ज्यादा मालूम है क्या? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मुझे आप मना कर दीजिए कि हम वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। अभी हमने आपके संसदीय दल के नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। उनको डिसाइड करेंगे कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है, क्या करना। अभी उनका इस फेज में नहीं है। इस फेज की हमने 42 अनाउंस कर दी। हमने 2 स्टेटमेंट दी, 143 प्लस बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो 143 तो नहीं हो सकती ना, तो 143 कैसे दी? अब उसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। 143 हमारे पास बिहार स्टेट जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहां से लिस्टें आई बनके और वो सेंटर के पास आके जमा हो गई। अब हम उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, कितनी निकलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। संदीप, वो मामला ये था कि 101 सीटों पे 102 सीटों पे बीजेपी लड़ती है, अमूमन लड़ती है। तो बीजेपी इन्होंने आकलन ये किया कि जिन सीटों पे बीजेपी लड़ती है उसमें से 100 निकाल दीजिए, 143 बचती है, हम 143 सीटों पे लड़ेंगे। नहीं, अब तो खेल अलग हो गया ना। अब तो साफ कह दिया बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं उतारेंगे। ये बहुत ज्यादा प्ले में आने वाली बात नहीं है। ये 143 लड़े, उससे ज्यादा लड़े, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इनका अधिकार बनता है। नहीं, अगर बीजेपी के खिलाफ एक भी नहीं उतारेंगे, 143 की ताल ठोकते हैं तो बड़ी खबर हो जाती है। ये हमने कहा है बार-बार। इन्होंने अपने बयान में यही कहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन मैं एक बार राजीव रंजन जी के पास वापस जाना चाहता हूं। मैं एक सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। राजीव रंजन जी अगर स्क्रीन पे हो। राजीव जी, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते क्या आप ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पे होते हैं तो ये बात वो स्पष्ट कर दें कि एलजेपी को वोट देना वोट वेस्ट करना है? प्रधानमंत्री के मुख से ये बात आनी चाहिए। आप चाहेंगे ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बीच क्या बातें होंगी इसको अभी आधिकारिक तौर पर कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो कार्यक्रम तय हो रहा है और विमर्श किन बिंदुओं पर होगा उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। कहना चाहिए प्रधानमंत्री पार्टी ने बहुत ही ये कहना चाहिए, ये सहज भाव में आना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से। एक सांगठनिक ढांचे में बिहार के चुनाव संचालन के लिए जो जवाबदेह नेता हैं, उसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो एक महत्वपूर्ण नेता है।
भूपेंद्र यादव जी कई राज्यों में चुनाव के प्रभारी रहे हैं और इन लोगों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, प्रधानमंत्री जी कहें तो और अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है अच्छी बात होगी ना प्रधानमंत्री कहें तो। मैं यही सुनना चाहता था। नहीं, एलजेपी को इतना सीरियसली मत लीजिए। एलजेपी इस चुनाव के बाद, अब क्योंकि उनके पिताजी नहीं हैं, इस चुनाव के अब तक की रणनीति एलजेपी कही रही है बिहार में कुछ सीटें जीत लो। बिहार की पॉलिटिक्स में इनकी सीधी दखल कभी नहीं रही है। ठीक है, लेकिन बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, सफर शाशमी साहब, ये बताइए, यहाँ पर तो ए.के. वाजपेयी साफ कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार हम नहीं उतारेंगे। तो ये मिलीजुली कबड्डी बीजेपी एलजेपी खेल रही है, इसको तो और बल मिलेगा। ये तो 143 सीट कह रहे थे अभी तक हम लड़ेंगे, अब साफ कर दिया है कि नहीं, बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं। पहले तो आप नाम दुरुस्त कर लें, असफर शमशी। हाँ, शमशी, ओके जी। हाँ, देखिए सीधी बात है कि इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, और इफ एंड बट इसलिए नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और जो बिहार के प्रभारी हैं माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी, और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है, कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है। नहीं शमशी साहब, वो बात तो समझ में आ गई, पर ये रिश्ता क्या कहलाएगा? आम आदमी इस रिश्ते को कैसे देखेगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं, जेडीयू के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार एलजेपी उतार रही है और एनडीए में आपका घटक, केंद्र में आपका घटक बनी रहती है। सवाल ये है कि नहीं, देखिए, ये जब स्पष्ट कह दिया गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का है और जनता दल यूनाइटेड के साथ हम पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वीआईपी आई है, तो इसके बाद स्पेकुलेशन लगाना कि एलजेपी क्या कर रही है बेकार बात है। क्यों स्पेकुलेशन क्यों नहीं लगेंगी? हमारे तो संविधान में है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अगर कोई कहीं जाते हैं तो वो स्वयं जो है पार्टी से निष्कासित हो जाते हैं। तो इसीलिए नहीं, पार्टी से निष्कासित हो गए, टिकट ले लिया एलजेपी से, जीत कर आ गए, फिर आपके घर आ जाएंगे, फिर गठबंधन नहीं करेंगे आप? एलजेपी से गठबंधन नहीं होगा चुनाव के बाद किसी भी तरह का? क्या ये बीजेपी कहने को तैयार है? देखिए, नहीं, मैं बार बार जब हमारे शीर्ष के नेता ने ये इस बात को कह दिया कि एनडीए के अंदर कोई इफ एंड बट है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और वीआईपी, वो अभी के लिए है शमशी साहब। किसी ने सवाल नहीं पूछा बिहार में वहां पर, अगर चुनाव के बाद 10 नवंबर के बाद आपकी सरकार बन रही है, किसी भी कीमत पर एलजेपी उस सरकार का हिस्सा नहीं होगी, ये कहने को तैयार हैं आप? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू का है, हम का है और वीआईपी का है, और बहुत बार तो इंडिपेंडेंट भी जीत के आते हैं। सरकार फर्ज कीजिए आपकी बनती है, एलजेपी का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी उसमें। देखिए, जब साफ साफ बोल दिया गया हमारे शीर्ष के नेता ने कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, एलजेपी हिस्सेदारी करेगी क्या? स्पेकुलेशन लगाते रहे, उस स्पेकुलेशन का क्या मतलब है? स्पेकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, प्रधानमंत्री भी ताल ठोकेंगे, 20 रैलियां करने वाले हैं, नीतीश और मोदी दोनों मंच भी साझा करेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मृत्युंजय तिवारी स्क्रीन। देखिए संदीप जी, अब चाहे जितना ताल ठोक लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो बिहार की 12 करोड़ जनता खोज रही है कि वो जनता के सामने आए और जनता को अपना हिसाब किताब दें। जनता के जो जेहन में सवाल है उसका जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। ये एनडीए में जो खेल हो रहा है, ये खेल इसलिए बीजेपी कर रही है कि बाद में हम 10 नवंबर के बाद जोड़ तोड़ करके सरकार में किसी तरह से आए, लेकिन जनता ये सब खेल समझ रही है। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी खेल कर रही है, खेल ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? महाराष्ट्र भी तो खेल इन्होंने किया था ना। बाद में शिवसेना ने कहा कि हमसे तो वादा किया गया था
लेकिन वादे से बीजेपी मुकर गई, ये तो बीजेपी का पुराना आदत है। तो वो खेल बिहार में भी होगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब चुकता करना है ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो खाने का पत्तल खींच लिया था, आप लोग जानते हैं, उसका तो अभी बदला लेना है। ये सब अभी बहुत खेल होगा, लेकिन जनता इनको फेल कर देगी, इनका कोई खेल नहीं चलेगा। ऐसा अब खेल अगर जनता हो गया जागरूक मृत्युंजय जी, है, ऐसा और 10 खेल अगर हो नवंबर गया के बीजेपी सामने- की तरफ से, तो आपके साथ जो खेल किया नीतीश कुमार ने कि मैंडेट आपके साथ लिया, चले गए बीजेपी के साथ, तो घर वापसी हो सकती है क्या? आपकी तरफ आ सकते हैं वो? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम जनादेश का अपहरण करने वाले नहीं हैं। नहीं तब तो अभी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हो गए होते। अगर यही करना होता तो हम लोगों का सिद्धांत से हम समझौता नहीं करते हैं। लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, तो सामाजिक न्याय के लिए और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करने के लिए जो लड़ाई लालू प्रसाद जी ने लड़ा है, उसको कोई भुला नहीं सकता है। उसको एकजुट करके मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं, और हम स्पष्ट बहुमत हमारी आएगी, हम 200 पार होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुकेश जो पूछ NDA रहे के हैं कारण ना, जनता में मृत्युंजय तिवारी कंफ्यूजन है। जो सुकेश पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं पत्तल जैसे खींच ली गई थी, ये सत्ता की कुर्सी खींच ली जाए नीतीश कुमार के नीचे से, तो नीतीश कुमार आपके साथ गलबैयां करना चाहें तो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे किसी भी कीमत पर? नहीं नहीं, अब गलबैया का कहाँ सवाल है। अब तो जनता ने बहुत ही उम्मीद के साथ नई सोच, युवा सोच वाली सरकार को बनाने का मन बनाया है। हम जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की यहाँ सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। तेजस्वी यादव जी ने जनता का विश्वास जीता है, ये हम उस विश्वास के भरोसे कह रहे हैं। ये सारा रिफ्यूज जनता कर देगी, इनका जो भी कंफ्यूज जनता को इन्होंने किया है। हाँ, मैं आ रहा हूँ राजीव रंजन जी। राजीव रंजन ये तो सीधा कह रहे हैं महाराष्ट्र वाला काम होगा, जैसे शिवसेना को ठेंगा दिखा दिया बीजेपी ने, आपको भी ठेंगा दिखाने वाली है। अब तो मैं नहीं जानता हूं कि ये तोता लेकर के ज्योतिषी का काम भी अगर अब आरजेडी के नेता करने लगे, वो क्या बोलते हैं उसको, कुड़िया में जीता हारा, इस तरह का कुछ अगर लेकर चल रहे हो, तो बेरोजगारी के लिए अच्छा काम है, और बिहार पूरी तरह से इनको बेरोजगार कर देगा इस बार। एक बात देखिए, मैं एक बात जो कहना चाहूँ, बार-बार जनादेश के अपहरण को लेकर मैं घोटाले में शामिल होने के लिए मैंडेट नहीं था। ये मैंडेट भ्रष्टाचार और जिस तरह से पैसे को लेकर के जो लोभ है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। ये मैंडेट 7 निश्चय के लिए था, विकास के लिए था, सुशासन के लिए। क्या हुआ 7 निश्चय का? मैंडेट की रक्षा तभी चिराग पासवान कह रहे हैं 7 निश्चय तो मैं सत्ता में आऊंगा तब उनको लागू करूंगा। चिराग पासवान जी का जवाब दीजिए ना भाई। उसी 7 निश्चय की कितनी उन्होंने प्रशंसा की है, मैं आपको वीडियो दिखा दूं क्या? हाँ। और इस 7 निश्चय के बाद ही वो आए थे जब उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य को कैबिनेट में शामिल किया गया। उसके पहले उन्हें बाजाप्ता काउंसिल का मेंबर बनाया गया, और लगातार वो मुख्यमंत्री जी के लिए कसीदे काट रहे थे। उस समय भी 7 निश्चय था। देखिए, ये अवसरवादिता जैसे शब्द अब राजनीति में चूंकि इनका बहुत ज्यादा नहीं, आप भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा रहे हैं मृत्युंजय तिवारी कि आपके साथ गठबंधन इसलिए तोड़ा, आप भ्रष्टाचार कर रहे थे। ठीक है, हमारे साथ तो इसलिए तोड़ा कि हम भ्रष्टाचार कर रहे थे, हम विरोधी हैं, हम पर जितना गाली देना है ये दे, इनको मुबारक है, हम इनको गाली नहीं देंगे। अब जनता की बारी है, 10 नवंबर को पता चल जाएगा। 60 घोटाले हुए संदीप जी, उसका जवाब इनके पास नहीं है। अब तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं, मैं 1 मिनट, अभी मृत्युंजय तिवारी की बारी है, इसकी जांच कराएंगे। बोलिए। अब देखिए बेचैनी में है ये, इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? अरे घोटाले का जांच तो होगा ना। 57 घोटाला हुआ, बिहार अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, गंदगी में पटना नंबर 1। इसके बाद भी ये दम भर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। भाई जनता बेवकूफ है क्या? कि आपको 15 वर्षों तक मौका दिया, 15 वर्षों में तो कुछ नहीं कर पाए। अब आप कह रहे फिर मौका दीजिए।
अब जनता माफ करने वाली नहीं है। अरे मृत्युंजय जी, तो अब ये सब तो जितना आपको 2000 गाली देना था 2019 में भी और था आरोप लगाना मृत्युंजय लगा जी। करके सत्ता का मलाई आपने खा लिया। ये सब तो 2019 में भी इशू था, ये यही इश्यूज उठाए थे आपने, और एक भी सीट नहीं जीत पाए। शून्य था आपका आंकड़ा। इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं होता कि क्या आप जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाते क्या? देखिए, एक बात जान लीजिए कि राजनीति में और खेल में, क्रिकेट में हर दिन नया होता है। सचिन तेंदुलकर अगर एक दिन 0 पर आउट हो गया तो दूसरे दिन आप ये नहीं सोचिए कि वो डबल सेंचुरी नहीं मारेगा। तो राजनीति में अगर हम एक बार फेल हुए हैं तो जनता ने तो दे दिया उनको, उनके झांसे में जनता फंस गई। लेकिन एक साल में जनता के साथ क्या किया, यही बिहार के मजदूर पैदल डबल आ रहे सेंचुरी थे, की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तेजस्वी जी भी दर्शन दे क्रिकेटर रहे रह थे, चुके ना हैं, क्रिकेट का मुख्यमंत्री जी मौसम भी दर्शन चल दे रहा रहे है, थे। आईपीएल का मौसम है। पर 7 निश्चय पर यहाँ पर राजीव रंजन कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कितने वीडियोस दिखाऊं? उसका मैं जवाब देता हूँ। हुआ क्या कि चिराग पासवान जी ने दिसंबर में रथ यात्रा देखना है। एक मिनट, सुनिए हाँ। जरा। बिहार में, पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाली और खुद रथ पे बैठ के उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया। उसके दौरान हमको पता चला कि भाई ये गांव में तो चौथाई नली बनी पड़ी है, गली पूरी नहीं पड़ी, कहीं पाइप लगा है तो वो आधा लगा हुआ है, कहीं टंकी गायब है। जब वहां से रियल ग्राउंड से हमको पता चला तो हमने चिट्ठी लिखनी शुरू की। हमने कहा भाई आपके खिलाफ तो ये है, इसको दुरुस्त करिए। मतलब हमारा ये नहीं था कि हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे या इनको विरोध करेंगे। हमने एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन की तरह रोल प्ले करना स्टार्ट किया, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे। वो करप्शन पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो काम अगर नहीं हो रहे तो उस पर एक्शन नहीं लेंगे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से फंड्स मांगेंगे, सरकार के पास फंड नहीं है तो उसका जवाब नहीं देंगे। ये यहां से सिलसिला शुरू हुआ है। और दूसरी बात, एक बात बताइए, मोदी जी के एंड पे भी गड़बड़ी है कुछ? नहीं बिल्कुल मोदी जी को ये सब देखना चाहिए ना। ना ये मोदी जी ये एंडोर्स जरा करते हैं दिखवाइए। उनको। ये जरा दिखवाइए, जरा वीडियो पे जूम कराइए जरा। हाँ। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री, जरा इसको जूम कराइए। हाँ, करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, विजय भव नहीं, विजय भवन ना, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जैसा यंग युवा नेता जो हर चीज को तरीके से रखता है, मतलब जब प्रधानमंत्री हमारी तारीफ करेंगे तो उनकी भी कर रहे हैं ना। तो नहीं सुनिए ना, तो हमारी तो कर रहे हैं ना, उनकी भी कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उनकी तारीफ नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपकी उनके बात का जवाब दे रहे हैं हम राजीव उनके रंजन। कार्यों को बिहार में क्यों नहीं ले जाएंगे? आखिरी सवाल, 56 घोटाले, 7 निश्चय पूरे नहीं किए, आपके पुराने सहयोगी ये कह रहे हैं, इनकी बातें नहीं करेंगे। दूसरे का करप्शन, आपका भ्रष्टाचार नहीं। महागठबंधन के उसी में रहकर बेदाग रहे हैं। और जो लोग सवाल खड़े करते हैं 7 निश्चय पर, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, यही महागठबंधन वालों के लिए। उस समय वो लोग मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये दो ख्याल आदमी बोलने लगे। या किस तरह से जीत करके आए, उन्हें भी बताना चाहिए। और नीतीश कुमार को चिराग पासवान जैसे लोगों से कम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर। इससे कभी बहुत मतलब चिराग पासवान भ्रष्टाचारी हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। अच्छा, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। सॉरी, हम कहां से भ्रष्टाचारी हो गए? कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो कह रहे हैं तो सर। उनके कहने से क्या हो जाएगा? 50 साल का राजनीतिक इतिहास है, एक जरा सा स्पॉट नहीं है। सॉरी, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। किस तरीके से हमको भ्रष्टाचारी कह देंगे? ना हमारे रामविलास पासवान जी पे कोई चीटा है, ना चिराग बाबू पे कोई चीटा है। इस तरह के बयानबाजी जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, ये रिकॉर्ड की बात है। टिकटे तो आप परिवार में रखते हैं। उस समय उनके उम्मीदवारों की राय क्या थी ये 7 निश्चय को लेकर के? 7 निश्चय का खुलासा हमने अभी बड़ी स्पेसिफिकली किया। पहले मेरी बात का जवाब, वकील मत बनिए। नहीं, वकील का सवाल नहीं है, वकील का सवाल नहीं है। जो स्टैंड है वो एज इट इज है, और डिक्लेरेशन यहां तक है कि अगर हम सरकार में आ गए तो बाकायदा 7 निश्चय की, भ्रष्टाचार की जांच भी कराएंगे, ये भी डिक्लेरेशन है। छोड़िए भ्रष्टाचार, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार के पर्याय तो आप लोग हैं। राजनीति का पूरा बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में नहीं। चैलेंज है आपको,
आपके नीतीश बाबू को भी चैलेंज है, कहीं कोई भ्रष्टाचार का कभी कोई एक छींटा भी रामविलास पासवान जी के ऊपर नहीं आया। दलितों के अभी वो अस्वस्थ है, हम दुआ करते हैं कि जल्दी से शीघ्र घर आए, लेकिन इस तरह के आरोप न लगाइए प्लीज। इस तरह के आरोप लगाना आप जैसे नेता को शोभा नहीं देता है। शमशी साहब, आखिरी सवाल आपसे, एक मिनट। ये भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, सृजन घोटाले का क्या हुआ? घोटाले तो हुए हैं, क्या उन घोटालों को, क्योंकि बीजेपी की जेडीयू के साथ सरकार है बिहार में, आप नजरअंदाज करते हैं क्या? दूसरों का भ्रष्टाचार, आपका भ्रष्टाचार कुछ नहीं। देखिए, घोटालों के खिलाफ इस सरकार ने, एक मिनट, शमशी साहब से सवाल पूछा मैंने ये। कि जो बिहार की एक मिनट राजीव सरकार रंजन, है वो, हाँ ऐसा है कि बिहार की एनडीए सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस रखती है, और जीरो, चाहे क्राइम हो, करप्शन हो या कम्युनलिज्म हो, वो जीरो टॉलरेंस रखती है। और जो राजद के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये जरा अपने दौर में जाकर के देख लें, क्योंकि फर्क साफ है। इनके जमाने में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराध का राजनीतिकरण हुआ, भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हुआ और मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ। यही इनकी उपलब्धि रही है। विकास के नाम पर बिग जीरो रहा है। मतलब सृजन घोटाला नाम की कोई चीज नहीं हुई। आप मुजफ्फरपुर की भी बात बता रहे थे, वहां पर बिजली, जो इतना विभत्स कांड होता है, उसमें आरोपी उसी महिला को दोबारा से टिकट भी दे दिया जाता है। सुकेश, तो डीजीपी साहब को नहीं मिल पाया। हाँ, डीजीपी साहब चूक गए, वो महिला फ्रेम में है, कॉन्टेस्ट में है। अब ये बिहार की राजनीति की हकीकत है, लेकिन क्या ये मुद्दे बन पाते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा है, उसमें ऐसा लगता है कि बिहार के राजनीतिक पटल पे आरजेडी नहीं दिख रही। वो ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल स्पेस जो ऑपोजिशन का है, वो एलजेपी ने अक्वायर कर लिया है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, वहां दो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, एक एनडीए, एक यूपीए। एलजेपी एक फ्रिंज एलिमेंट की तरह है, वो चुनाव मैदान में जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो एक सीरियस प्लेयर नहीं है, क्योंकि एक तो वो पूरे सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। जिनके साथ वो लड़ने का दावा कर रहे हैं, वो उनके साथ लड़ने का दावा नहीं कर रही, वो अपने आप को अलग कर रही है, आइसोलेट कर रही है उनसे। तो अगर तेजस्वी इन मुद्दों को, रियल इश्यूज को उठाते रहे, बुनियादी मुद्दों को उठाते रहे जो उन्होंने उठाने का काम किया था, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, युवाओं का, अगर वो उठाते हैं और वो इतने लंबे समय तक, अभी जब तक चुनाव होना है, अगर उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, तो ऐसा लगेगा कि वो एक सीरियस प्लेयर हैं। अगर अभी उसके लिए वक्त है। अभी 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। हवा भी बनती है, अभी हवा बनी नहीं है, अभी तो ताल ठोकी जा रही है, अभी नब्ज टटोली जा रही है। कौन से मुद्दे बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो भी देखने वाला होगा। और बिहार की जनता, आप जनता जनार्दन है, आप भगवान हैं, कम से कम बटन दबाने तक आप किन मुद्दों को अहमियत देते हैं, इस पर भी गौर करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।